अच्छा भाई, आगे कंटिन्यू करते हैं। वीएनसी कनेक्ट करो। कुछ लास्ट टॉपिक्स हमारे पास, कुछ हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टॉपिक्स रह गए और एक और टॉपिक रह गया। फिर उसके बाद हम यहाँ डेटा साइंस को कंप्लीट करके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आगे लास्ट टॉपिक्स को देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। तो हमने जो लास्ट कवर किया था लास्ट क्लास में वो था काई स्क्वायर टेस्ट। इसको देखा था हमने कि क्या चीज़ है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट मौजूद हैं। तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को और देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से टेस्ट हैं। हमने काई स्क्वायर टेस्ट में देखा था तो वो हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट था, उसमें अलग चीज़ें थी बिल्कुल। और वो मोटिवली क्या था, वो अलग ही था। किसके लिए था? वो तुम्हारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए था। यानी कि जब दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हमारे पास हों तब हम क्या करते हैं, उनकी एसोसिएशन को चेक करने के लिए काई स्क्वायर को देखते हैं, यानी कि क्या कितना ताल्लुक है, क्या रिलेशन बन रहा है, तो उसको हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। हमारे पास अगला जो टेस्ट है वो क्या है, हमारे पास मैन विटनी यू टेस्ट, और जिसको आगे क्या लिखा हुआ है कि हम विल्कोसन रैंक सम टेस्ट भी बोलते हैं। यानी कि ये पूरा टेस्ट जो है वो रैंक बेस पे चलता है, एक्चुअल डेटा पे नहीं चलता, वो रैंक बनाता है। उसमें एग्जाम्पल में तुम्हें समझ में ये भी आ जाएगा कि रिजल्ट जो है वो रैंक के बेसिस पे निकालता है। रैंक का मतलब है जैसे ग्रेड्स होते हैं 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो रैंक्स बनाता है वैल्यूज़ की और उस पर रिजल्ट फिर बेस करता है। वो अलग वैल्यूज़ जो है वो हटी जाती हैं, मेन वैल्यू, सही। और नीचे एक और चीज़ लिखी हुई है कि भाई हमारे पास क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जब ना हो डेटा तब हम इसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की बात ही जब ही हो रही है जब हमारे पास नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हो, यानी कि नॉर्मल ना हो, सही। तो यहाँ पर और एक और चीज़ कि भाई ऑल्टरनेटिव क्या है, इंडिपेंडेंट टू सैम्पल टी टेस्ट। यानी कि हम एक पढ़ के आए थे टू सैम्पल टी टेस्ट इंडिपेंडेंटली की फॉर्म, और एक हमारे पास था डिपेंडेंट। तो ये चीज़ें हमारे पास जब थी तो वहाँ पर हम जो यहाँ नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जब आ गया हमारे पास कोई डेटा सेट, तो हम फिर टू सैम्पल टी टेस्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हुआ। तो फिर क्या करेंगे, अगर सेम सिनेरियो है, सेम ग्रुपिंग है, और मेरे पास नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा भी नहीं है, डेटा भी है मेरे पास मौजूद, तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं जाऊँगा मैन विटनी यू टेस्ट पे, यानी कि विल्कोसन रैंक सम टेस्ट पे जाऊँगा कि भाई नॉर्मल तो नहीं है डेटा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नज़र ही नहीं आ रहा है, स्क्यूनेस बहुत है। तो फिर मैं इस टेस्ट को प्रेफर करूँगा कि मैं अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसकी बेस पे करूँ, इसकी बिना पे करूँ। तो जो भी टेस्ट तुम्हें नज़र आएंगे नॉन पैरामीट्रिक वो रिलेट ही कर रहे होंगे, किससे, पैरामीट्रिक से। तो ये पैरामीट्रिक कौन से टेस्ट से रिलेट कर रहा है, ये कर रहा है इंडिपेंडेंट। अब इसमें इंडिपेंडेंट में हमने क्या देखा था, इंडिपेंडेंट में हमने दो ग्रुप्स पे काम किया था, कौन से, मेल फीमेल जेंडर। तो वही जब इंडिपेंडेंट का केस तुम्हारा स्क्यूनेस की तरफ चला जाएगा तो तुम फिर टू सैम्पल टी टेस्ट को अप्लाई नहीं करोगे, तुम क्या करोगे, मैन विटनी यू टेस्ट को अप्लाई करोगे। बात क्लियर है। और यहाँ पर जब तुम्हारे पास एक चीज़ बात होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हारे पास क्या होती हैं चीज़ें, डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या चेक करते हैं, वो ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि ये टेस्ट जो है वो किसकी बिना पे रिजल्ट देगा तुम्हें, किसकी बिना पे रिजल्ट रिटर्न करेगा, क्या चीज़ों को चेक करके रिटर्न करेगा। हम पहले वाले टेस्ट में क्या कर रहे थे, मीन पे फोकस था हमारा, सही। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ जाती है तो वहाँ सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं रहती, वहाँ से मीडियन मीन नहीं रहता, वहाँ पर तुम्हारे पास स्प्रेड, यानी कि स्प्रेडनेस में रेंज, वेरिएंस, ये सब चीज़ें चेक करके शेप क्या है, स्क्यूड है या सिमेट्रिक है, ये सारी चीज़ें किस में काउंट होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में काउंट होती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बन रही है, पूरा देखा, दोनों सेम डिस्ट्रीब्यूशन पे चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भाई सेम है। अदरवाइज क्या करेगा, अदरवाइज सेम नहीं है। तो दो ही केसेस हो सकते हैं हमारे पास, सही। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास मैन विटनी यू स्टैटिस्टिक टेस्ट जो है वो किस तरीके से काम करता है वो यहाँ पर तुम्हारे पास है कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो अभी डिस्कस करी थी मैंने, आर क्या है, आर इज़ द सम ऑफ द रैंक्स फॉर अ ग्रुप। यानी कि जो भी ग्रुप्स हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट मेल फीमेल के, उनकी वैल्यूज़ का रैंक बना देगा।
यानी कि पहली वैल्यू को फर्स्ट रैंक दे दिया, दूसरी वैल्यू को सेकंड रैंक, तीसरी वैल्यू को तीसरा रैंक। अब डेटा सेट बड़ा हो गया तो तुम्हें रैंक्स जो जब तुम आर में देखोगे तो वो अलग रैंक नजर आएंगे। एग्जाम्पल में अलग है, वहां रैंक्स रैंडम बनाएगा अपने हिसाब से, सही। और नीचे क्या है, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द ग्रुप। ऑब्जर्वेशंस कितनी है टोटल, वो ग्रुप में देखनी है। अगर मेरे पास फीमेल 10 है तो उसका मतलब है वो मेरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गई। बात क्लियर है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास यू स्टैटिस्टिक, और यू स्टैटिस्टिक जो यहाँ पर तुम्हें नजर आ रहा है ये मिन वैल्यू को टारगेट करता है, यानी कि एक ग्रुप की मैक्स वैल्यू आएगी और एक ग्रुप की मिन वैल्यू आएगी, सही। तो वहां पर तुम्हारे पास यू स्टैटिस्टिक्स में हमेशा जो रिजल्ट आता है वो मिनिमम का आता है, सही। तो यहाँ पर तुम्हारे पास, और मिनिमम क्या रिप्रेजेंट करता है वो आगे तुम्हें और एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा कि मिनिमम वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे तुम्हारे पास यहाँ है, अब छोटा सा सैम्पल डेटा सेट ले लिया समझने के लिए कि भाई ग्रुप 1 मेल है, 3 वैल्यूज हैं, 3 ग्रुपिंग है यहाँ पर, और ग्रुप 2 फीमेल, यहाँ पर क्या है 13, 15, 17। अब देखो यहाँ पर एक चीज तुम्हें नजर आ रही होगी, एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे कि मेल में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब क्या हैं, वो सब यहाँ पर छोटी हैं हर वैल्यू से। यहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा कि यहाँ पर एक वैल्यू बड़ी है एक छोटी है, इससे कंपेयर किया जा रहा है। अगर मैं 10 और 13 को देखूँ मेल और फीमेल की, तो मेल में क्या है, छोटा है नंबर, और यहाँ अगर देखूँ दूसरी वैल्यू को दूसरी से कंपेयर करूँ तो 12 भी छोटा है, और इसको कंपेयर करूँ तो ये भी छोटा है 40। इसका मतलब है मेल की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, फीमेल की वैल्यूज से छोटी हैं। तो इसका मतलब है कि भाई मेल स्कोरेंस जो है वो क्या है, वो एग्जाम स्कोर परफॉर्मेंस जो है वो क्या है, कम है। बात क्लियर है। तो यहाँ छोटे सैम्पल डेटा सेट पे इस तरीके से रैंक बेस्ड जो काम होता है वो ये चीज़ ही बताएगा। हमने तो यहाँ देख ली, हम इतने से पे तो बता सकते हैं। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यू स्टैटिस्टिक की वैल्यू किसकी छोटी आएगी, किसकी छोटी आएगी, मेल की आएगी फीमेल की आएगी, मेल की आएगी। तो ऐसे तो बता सकते हैं, लेकिन जब हज़ारों का डेटा सेट है तो उसमें नहीं बता सकते हम, सही। और टेस्टिंग भी नहीं कर सकते उसमें। तो यहाँ पर देखो रैंक बेस्ड में क्या सिनेरियो है, कंबाइन किया, डेटा सेट को कंबाइन करते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास, और इसको ये समझा रहा हूँ ना किसी वजह से समझा रहा हूँ, इसी पे एक्टिविटी दूंगा, इसी को करना होगा तुम्हें, क्योंकि वहाँ तो आर में तो तुम लगा के कुछ भी ऐसे ही चला देते हो, ये करना ना इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा तुम्हारा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कंबाइंड डेटा किया और उस पर देखो क्या बन रहे, रैंक्स बन गए। 6 वैल्यूज थी, 6 रैंक बन गए, 6 रैंक्स बन गए, और उसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिखा हुआ है, सही। इसका मतलब है कि भाई 10 का फर्स्ट रैंक है, 12 का सेकंड रैंक है, 14 का थर्ड रैंक है। तो ये सारी प्रोग्रामेटिकली तुम्हारे पास सारी चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं डेटा सेट के ऊपर कि इस तरीके से तुम्हारी परफॉर्मेंस चल रही होती है, ऐसे वैल्यूज़ आ रही होती हैं। और यहाँ पर देखो तुम्हारे पास एक चीज़ हम डिस्कस करके आए थे फॉर्मूले में देख के कि R इज़ द सम ऑफ रैंक, यानी कि रैंक का सम। तो रैंक का सम कैसे निकलेगा, जो मेल वाले थे उनको प्लस कर दिया, जो फीमेल वाले थे उनको प्लस कर दिया, 6 और 15। और सबसे लास्ट में तुम्हारे पास क्या आ रहा है, कैलकुलेट द यू स्टैटिस्टिक। फॉर्मूले में R भी पता है, N भी पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो तुम्हारे पास सारी चीज़ें पुट हो जाएंगी। क्या है, R में हमारे पास क्या है, मेल में तो सिर्फ मेल की देखनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 थी, लेकिन हम ग्रुप वाइज काम कर रहे हैं, तो ग्रुपिंग में क्या होगा 3/3 का, यानी कि यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 एक्सिस का। और यहाँ पर तुम्हारे पास 6, वो जो रैंक आया था, जो सम निकाला था रैंक का, वो लिखा हुआ है कि भाई एक का 6 आया था, एक का 15 आया था। तो यहाँ देखो क्या है, जो हमने डेटा सेट पे देख के बताया था वही यू स्टैटिस्टिक की वैल्यू, यानी कि जो रिजल्ट दे रहा है यहाँ पर भी वही चीज़ आ रही है, 0 और 9, फीमेल का ज़्यादा आ रहा है यू स्टैटिस्टिक, और हमारे पास मेल का कम आ रहा है। इसका मतलब है कि वही रिप्रेजेंटेशन हो रही है जो हम पीछे देख के आए थे कि भाई फीमेल के जितने एग्ज़ाम स्कोर्स हैं उससे कम ही है मेल के एग्ज़ाम स्कोर्स हर उसमें। ये वो स्टैटिस्टिक की ये वैल्यू तुम्हें रिप्रेजेंट करके बताएगी। तो जब हमारे पास डेटा सेट बड़ा होगा तो हम एक एक को तो नहीं कर सकते ना, एक वैल्यू को उठाएंगे, रैंक बनाए, फिर उसको, तो प्रोग्राम जो है वो कैसे चलेगा, वो ऐसे ही चलेगा।
तो जब यू स्टैटिस्टिक की वैल्यू आती है तो यहाँ लिखा हुआ चूज द स्मॉलर यू वैल्यू, कि स्मॉलर चूज की जाती है और वही तुम्हारा क्या होता है, यू स्टैटिस्टिक होता है, मैन अकॉर्डिंग टू द मैन विटनी यू टेस्ट। सही। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से पूरा टोटल फॉर्मूला चलता है। और यहाँ तुम्हारे पास देखो क्या है, यहाँ तुम्हारे पास स्टेट द हाइपोथेसिस हो रहा है, एक नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव क्या है देखो। अब यहाँ ये नहीं लिखा हुआ द मीन ऑफ, मीन का तस्करा ही खत्म हो गया। काय स्क्वायर में एसोसिएशन थी, रिलेशनशिप की बात हो रही थी, वो अलग कहानी थी। अब यहाँ पर नॉन पैरामीट्रिक में तुम्हारे पास यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन पे कहानी आ गई, क्योंकि हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी, नॉन पैरामीट्रिक का मतलब ही यही है, उस वक्त मीन हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। नॉन पैरामीट्रिक में मीन इधर उधर होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नहीं है ना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हो तो मीन फ़ायदेमंद होता है, मीन कहाँ होता है, सेंटर में लाए करता है, तो हम उस पर आसानी से सारी चीज़ें क्या कर देते हैं, प्रेडिक्ट कर देते हैं। तो जब भी हम पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या फोकस कर रहे थे, मीन पे फोकस कर रहे थे या मीडियन पे। अब यहाँ तुम्हारे पास क्या है, यहाँ कहानी अलग है। यहाँ जब स्क्यूनेस ज़्यादा है तो भाई मीन तो तुम्हारा इधर उधर घूम रहा होगा, वो डेटा के उधर कोने में होगा मीन, या फिर बिल्कुल आखिर में होगा, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जब ही तुम्हारा स्टेट भी चेंज हो गया, तुमने जो स्टेटमेंट रखी वो अब डिस्ट्रीब्यूशन पे रखी है कि भाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल एग्जाम स्कोर आर इक्वल, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉट इक्वल होगी, यानी कि अब सब कुछ देखना है। सही। तो यू स्टैटिस्टिक जो मैन विटनी टेस्ट है, विल्कॉसन टेस्ट है, वो सब चीज़ों को देख के फाइनलाइज करेगा रिजल्ट के भाई बराबर है, एग्ज़ाम स्कोरेंस परफॉर्मेंस बराबर हो रही है या फिर डिफरेंट हो रही है। बात क्लियर है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ रिजल्ट्स हमारे पास ये आएंगे। अब देखो यहाँ ये जो वैल्यू आ रही है, यहाँ यू स्टैटिस्टिक जो हम डिस्कस करके आए हैं कुछ भी नहीं है, यहाँ W से रिप्रेजेंटेशन हो रही है, W इज इक्वल्स टू 5372068 आ रहा है। सही। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर पहले देख लें कि भाई हमारे पास किस तरीके से यहाँ करना है हमने मैन विटनी यू टेस्ट को। सही है। हमारे पास देखो यहाँ पर हमारे पास वही सबसे पहला काम कि भाई हमने यहाँ पर क्या कर लेना है, यहाँ पर हमने सबसे पहले चला देना इसको, डेटा सेट को लोड कर लिया, फिर उसके बाद समरी स्ट्रक्चर को छोड़ दें, सम को भी छोड़ दें, यहाँ पर विजुलाइजेशन भी हमें पता है, और ये चीज़ हम 2 सैम्पल टी टेस्ट में करके आ चुके हैं। इंडिपेंडेंट 2 सैम्पल टी टेस्ट में ये दोनों ग्रुप कैसे बनाते हैं, सबसेट, ये सब चीज़ें हमने देखी हुई हैं। सही। कहानी क्या है, यहाँ तुम्हारी कहानी है, विल्कॉसन टेस्ट को अप्लाई करना है, मैन विटनी के नाम से टेस्ट नहीं है, तो इसलिए वहाँ लिखा हुआ था ऑल्सो नोन एज विल्कॉसन रैंकसम टेस्ट। सही। तो मैन विटनी का दूसरा नाम ये है, और इसी की रिप्रेजेंटेशन पे तुम यहाँ पे देखो क्या दे रहे हो, यहाँ पे तुम मेल स्कोर्स, फीमेल स्कोर, ये तो कहानी समझ में आ गई कि ये दो चीज़ें क्या हैं। लेकिन आगे जो लिखा हुआ है एक और चीज़, ये क्या है, ये तुम्हारे पास तुम्हें ये समझना है, एग्जैक्ट इज इक्वल्स टू फॉल्स क्यों किया हुआ है। एग्जैक्ट का मतलब है एग्जैक्ट कैलकुलेशन। किसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन, पी वैल्यू की। सही। तो अब यहाँ देखो पी वैल्यू की एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या है, कि कहाँ पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करता है और कहाँ नहीं करता। तो यहाँ पर देखो हमारे पास इसकी चीज़ क्या आएगी, ये आएगी, क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्ट इज इक्वल्स टू ट्रू कब करना ज़रूरी है, जब तुम मैन विटनी यू टेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पर पी वैल्यू की कैलकुलेशन कब करोगे, फॉल्स रखोगे, कब ट्रू रखोगे। तो यहाँ देखो तुम्हें एक चीज़ नज़र आ रही है, इफ़ योर डेटा सेट हैज़ फ्यूअर देन 50 ऑब्जर्वेशन, यानी कि सैम्पल डेटा सेट जब छोटा हो तो तुम आराम से क्या कर सकते हो, ये विल्कॉसन टेस्ट जो है एग्जैक्ट पी वैल्यू फाइंड कर सकता है, यानी कि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव या फिर उसकी मैनेजेबल कॉस्ट बन सकती है। यानी कि तुम प्रोग्राम चलाओगे तो कंप्यूटर पे वो तुम्हारे पास आराम से एग्जीक्यूशन हो सकती है, तभी यहाँ पर दोगे। और जब तुमने यहाँ पर क्या कर दिया,
जब तुमने यहाँ पर इसको बड़े डेटा सेट पे डाल दिया तो वो तुम्हें एक एरर ही देगा कि भाई कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस जो है वो नहीं हो रही, कुछ इस तरीके की वार्निंग आएगी कि नहीं कर सकता भाई। वो क्या करेगा फिर, वो ये करेगा, किस चीज़ पे चलेगा, द फंक्शन यूजेज अ नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन, किस पे, और अ लार्ज सैम्पल अप्रॉक्सीमेशन टू कंप्यूट द पी वैल्यू। यानी कि जब वो पी वैल्यू कैलकुलेट करने जाएगा और हमने बड़ा डेटा सेट चूज किया हुआ है, तो हमने क्या करना है भाई, एग्जैक्ट इज इक्वल्स टू ट्रू ट्राई नहीं करना, हमने फॉल्स ही रखना है, क्योंकि वहाँ कंप्यूटेशनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी और वो नहीं कर सकता इम्प्लीमेंट। सही। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा सेट क्या है, हमने डिवाइड ही पूरे 6000 को किया है मेल और फीमेल में, तो वहाँ 5, वहाँ 3 और 2000 के डिफरेंस में आएगी चीज़, तो ये ज़्यादा डेटा सेट है। सही। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन बनाएगा, इसका मतलब है ये रिजल्ट क्या होगा, ये अप्रॉक्सीमेशन पे चल रहा होगा, अजम्पशन पे, और छोटे डेटा सेट पे एग्जैक्ट पी वैल्यू कैलकुलेट करेगा। यानी कि हमारे पास जो फॉल्स पे पी वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेट आएगी, यानी कि मिलती जुलती, करीब करीब, कि उसने 6000 पे जो अज्यूम करके बनाई है वो ये है भाई। सही है। तो इसका रीज़न यहाँ है, छोटी चीज़ है लेकिन इसके रीज़न पता होने चाहिए। तो यहाँ जब तुम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो यहाँ फॉल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन पे पी वैल्यू आएगी। सही। तो यहाँ तुमने कंट्रोल एंटर किया, यहाँ पर ये जो पी वैल्यू उसने बनाई वो क्या है, वो अप्रॉक्सीमेशन बेस्ड है। सही। और यहाँ अगर तुम उस पर टेस्ट कर सकते हो, जो सैंपल बनाने का तरीका है उस पर तुम ट्रू रख के चेक कर लो। अब यहाँ ट्रू रखें और यहाँ ट्रू रख के हम देखें कि भाई हमारे पास इतना बड़ा डेटा सेट है और हमने ग्रुप बनाया हुआ है, और यहाँ ट्रू रख के बनाए तो हमारे पास देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ एक चीज़ आ रही है, कैन नॉट कंप्यूट एग्जैक्ट पी वैल्यू विद टाइस। सही। तो वो एक वार्निंग मैसेज दे रहा है, और वार्निंग मैसेज के बाद क्या कर रहा है, वो तुम्हारे पास प्रीवियसली रिजल्ट को ही दे रहा है, वो जो तुम्हारे पास एक जो पूरा अप्रॉक्सीमेशन बेस पे बना चुका है, तो वो वार्निंग ज़रूर देगा तुम्हें। सही। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पास ये विल्कोसन रैंकसम टेस्ट पे ये जो एग्जैक्ट का पैरामीटर है वो इस तरीके से काम करता है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और फिर वही चीज़, इफ एल्स, अगर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हुआ, कम हुआ तो रिजेक्ट कर देंगे, ज़्यादा हुआ तो भाई फेल टू रिजेक्ट। सही। तो यहाँ पर हमारे पास हमने जब किया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ आई भाई, फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल स्कोर्स आर इक्वल। क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो वैल्यू आ रही थी वो 0.05 से बड़ी है, बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत बड़ी है। इसका मतलब है कि भाई उसने सारी डिस्ट्रीब्यूशन को देखा है। मैं सिर्फ इसकी बेस पे कुछ नहीं कर रहा, ना मैं सिर्फ इसकी बेस पे कुछ कर रहा हूँ, इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, सब कुछ अलिफ से लेके ये तक, हर पैरामीटर, हर चीज़ को देखा है। सिर्फ हमारे पास इस पे कहानी ख़त्म नहीं हुई सेंट्रल टेंडेंसी पे। तो इन चीज़ों की बिहाफ पे पी वैल्यू जो निकली, और उस पर तुम्हारे पास एक स्टेटमेंट आ गई कि भाई हम नल हाइपोथेसिस, इसका मतलब है कि हमारे पास यही चीज़ इंटरप्रिटेशन आ गई कि हम फाइनल रिजल्ट जो दे रहे हैं वो क्या है, वो हमारे पास आ रहा है, कहाँ गया, तो ये है हमारे पास कि भाई स्टूडेंट्स, मेल और फीमेल स्टूडेंट्स हैव सिमिलर एग्ज़ाम परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूशन। सही। कि भाई हमने देखा, टेस्ट किया और हमें क्या मिला, हमें गेट हुआ कि भाई मेल और फीमेल की सिमिलर परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन हो रही है, जो भी परफॉर्मेंस चल रही है। सही। इसको करो। आर प्रोग्रामिंग है कब, 6 को है, नहीं अभी तो आर प्रोग्रामिंग ही नहीं की चल रही है, अभी एंड नहीं। उसको देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कि हम जो, हमारे पास एक W की वैल्यू आ रही है,
वो किस तरीके से आ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास एक पी वैल्यू क्रिएट हुई है। पी वैल्यू हमारे पास निकल के आई है, कितनी आई, 0.54 समथिंग आई है, सही। अब वो पी वैल्यू कैसे हो रही है, कैसे डिसाइड कर रहा है फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, तो वो हमारी उसी कहानी पे डिसाइड कर रहा है कि हम जो नीचे देख रहे थे, हमारे पास हमने जो स्लाइड पे देखा था कि हमारे पास कैसे रैंक क्रिएट होते हैं। तो अगर हम रैंक बना के देखें तो देखो यहाँ पर क्या कर रहे हो, सबसे पहले कंबाइन द स्कोर्स ऑफ क्रिएट अ रैंक, यानी कि हमारे पास जितने भी स्कोर्स हैं उनको देखना है, उनके रैंक्स बनाने। तो मैंने एक बात कही थी कि यार रैंक की जो है यहाँ पर अलग तरीके से बनाएगा, तो उसको रैंक को प्रिंट करके भी देखोगे तो रैंकिंग अलग नज़र आएगी, क्योंकि डेटा सेट बहुत बड़ा है, सही। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये क्या है, ये याद है हमें, हम वेक्टर पढ़ के आए हैं। तो वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, दो चीज़ों को मिलाना है या फिर एक से ज़्यादा चीज़ें लिखनी है सेम टाइप की, तो हम वहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, कंबाइन, कॉम्बिनेशन का फंक्शन, सही। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले हमने बोला कि भाई कंबाइन कर दो, हमें रैंक्स बनाने। तो हमने ये कहानी की, सबसे पहले ये चलाया। देन क्या कर रहे हो, देन तुम रैंक्स क्रिएट कर रहे हो, सही। तो इसका रिलेशन क्या है, पी वैल्यू से ही है कि यू स्टैटिस्टिक जो आ रही है हमारे पास और उसका जो रिलेशन बन रहा है वो सारा है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जितना भी टोटल डेटा सेट था उस पर यहाँ रैंकिंग बना दी। अब वो रैंडम रैंकिंग आ रही है, क्योंकि कहीं 448 आ रहा है, कहीं पर 578 आ रहा है, तो वो रैंकिंग है डेटा सेट के हिसाब से, सही। तो रैंकिंग बन गई है, रैंकिंग आ गई है हमारे पास। अब उन रैंक्स को हमें क्या करना है, हमने देखा था फॉर्मूला, हमने यहाँ पर एक फॉर्मूले की बात करी थी, वो ये फॉर्मूला था। तो यहाँ दोबारा आओ और इधर देखो, तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ ऐसा था, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो यही चीज़ थी, लेकिन वहाँ थोड़ी सी अलग तरीके से डेमॉन्स्ट्रेट हुई है। वहाँ पर तुम्हारे पास यही फॉर्मूले की कैलकुलेशन अलग तरीके से होगी, सही। तो यहाँ पर देखो क्या है, मेल रैंक्स ये आ रहे हैं और फीमेल रैंक्स अलग बनाने, क्योंकि आर मेल हमने अलग कैलकुलेट देखा था और आर फीमेल अलग देखा था। तो यहाँ पर देखो क्या कर रहे हो, रैंक्स में जब तुम रैंक्स बनाने जा रहे हो तो तुम्हें डेटा सेट को ही देना है। तो रेंज दे रहे हो 1 to लेंथ मेल स्कोर, यानी कि 1 से शुरू करो भाई और कहाँ तक पहुँचा दो, जहाँ लेंथ ख़त्म हो रही है मेल स्कोर्स की, जहाँ पर लेंथ कहानी ख़त्म, चाहे वो 5000 पे ख़त्म हो रही है, चाहे वो 3000 पे ख़त्म हो रही है, इतनों का काउंट मैंने मेल रैंक्स के लिए दे दिया कि भाई इनके रैंक्स मुझे बना के अलग सेपरेट दे दो, क्योंकि मुझे अलग काम करना है इस पर। पूरे टोटल रैंक्स तो देख लिए, लेकिन मैंने क्या किया, सेपरेटली अलग रैंक्स भी बना दिए। फिर उसके बाद देखो यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ मुझे बताओ क्या लॉजिक, यहाँ क्या हो रहा। अब मुझे फीमेल के रैंक्स चाहिए, तो फीमेल के रैंक्स कैसे निकालूंगा मैं, समझ में आ रही है लॉजिक, क्या लिखा हुआ, क्या है भाई, मेल स्कोर्स 3000 पे ख़त्म हुआ है, तो मुझे कहाँ से शुरू करना पड़ेगा फीमेल के रैंक्स बनाने के लिए। डेटा सेट 6607 का था ना, तो 3000 पे कहानी ख़त्म हो गई मेल स्कोर की, मैंने ऊपर लेंथ लगाई हुई है। अब मुझे फीमेल के रैंक्स अलग चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, मुझे 3000 कहाँ से शुरू करना होगा अगले रैंक्स को, 3001 से। तो वही तो करा हुआ है वहाँ, यहाँ पर लॉजिक क्या है कि भाई लेंथ मेल स्कोर जो भी बन रही है +1 कर दो उसमें, वहाँ से बढ़ा के फिर मैं रैंक्स बनाऊँ, सही। और रेंज कहाँ पे ख़त्म कर दी, लेंथ ऑल स्कोर्स, यानी कि जितने टोटल हैं उतने वहाँ तक ले जाओ भाई, जो 6607 पे जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ तक मुझे रैंक्स अलग बना के दे दो, क्योंकि दोनों को अलग फॉर्मुलेट करना है। तो दोनों की अलग हमने क्या कर दिया, दोनों को सेपरेटली रैंक्स मेजर करके यहाँ पर निकाल लिए। और यहाँ हमने एक, हमें ज़रूरत होती है सम ऑफ रैंक्स की, यानी कि जिसको हमने आर रिप्रेजेंटेशन से देखा था। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर ये R1 रिप्रेजेंटेशन के नाम से ये चीज़ आ रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर तुम्हारे पास मेल रैंक्स है, तो उसको तुम क्या बोल सकते हो, जो स्लाइड में नज़र आ रहा था आर मेल, यानी कि तुम्हारे पास सब स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ था मेल, इसका मतलब है R1 वो देख रहे हो तुम। बात क्लियर है।
तो यहाँ पर तुम क्या निकालना चाह रहे हो, यहाँ पर तुम एक्चुअली में यही सेम चीज़ निकालना चाह रहे हो, आर मेल। यानी कि तुम्हारी कहानी यही है कि भाई तुम्हें ये चाहिए कि मुझे मेल के ग्रुप का आर निकालना है, रैंक सम ऑफ रैंक निकालना है। जो जितना भी तुम्हारे पास आएगा वो यहाँ पर R1 इस तरीके से आ जाएगा, और उसको R1 को तुम यहाँ पर चेक कर सकते हो प्रिंट करवा के कि भाई मेरा R1 जो है वो कितना आ रहा है। उसको मैं यहाँ पर देख लूँ कि सारे रैंक्स का सम मेरे पास कुछ ये वैल्यू आ रही है निकल के, जैसे वहाँ 6 आ रही थी, आर मेल की 6 आ रही थी, आर फीमेल की क्या आ रही थी, 15 आ रही थी। तो यहाँ पर एक चीज़ निकल गई। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए थी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है एक ग्रुप में और एक ग्रुप में कितनी है, दोनों की अलग अलग निकालनी थी। तो यहाँ पर N1 और N2 की दोनों की लेंथ निकाल के रख ली, या फिर के मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, दोनों के लिए निकाल लिया। मेल स्कोर्स दिए, फीमेल स्कोर्स दी, उसकी लेंथ निकाल ली। सही, तो हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसी से मिलेंगी। सही, तो यहाँ पर देखो पहली चीज़ ये क्या है, U1 फॉर मेल्स, यानी कि U स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू फॉर मेल जो वहाँ छोटे डेटा सेट पे क्या आई थी, 0। सही, और उसकी क्या आई थी फीमेल की, 9। तो इसी तरीके से यहाँ कैलकुलेशन है, लेकिन बड़े डेटा सेट पे फॉर्मूला चेंज होता है। यहाँ पर तुम्हारे पास फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला चेंज करने का मकसद क्या है, नीचे देखो तुम्हें एक चीज़ नज़र आ रही है। क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है कि फीमेल में क्या आसानी करी हुई है, किसके बिहाफ पे तुम निकाल रहे हो U2। U2 किसके बिहाफ पे निकल रहा है बताओ, माइनस क्या किया जा रहा है, U1, यानी कि पूरे U1 के रिजल्ट को माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, U2। इसलिए फॉर्मूला चेंज है। वहाँ जो हमें नज़र आ रहा था फॉर्मूला, वहाँ सेम स्टेप्स पे इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। क्या चीज़, दोनों चीज़ें सेम तरीके से निकल रही हैं, इसलिए फॉर्मूलेशन यहाँ पर अलग हुई हुई है कि भाई पहले मैं ये करूँ, अलग अलग करता रहूँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डालूँ, फिर ये करूँ। अगर वहाँ पर भी ऐसा करना होगा तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा, अलग अलग पैटर्न से करना पड़ेगा। यानी कि सेम फार्मूला जो यहाँ लगा रहे हो वही सेम फार्मूला यहाँ लगाना है, लेकिन जब तुम्हारे पास तुम्हें U1 को ही माइनस कर देना है, निकाल देना है, तो उसके लिए पैटर्न चेंज हो जाएगा। सही, तो वो दोनों फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ये किया हुआ है। अब उससे भी तुम करके देख सकते हो, वैल्यूज़ दोनों वही आएंगी। सही, U स्टैटिस्टिक्स में दोनों वैल्यू जो यहाँ आ रही है वही वहाँ पर भी आएंगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ फॉर्मूला है, इम्प्लीमेंटेशन है, N1 इंटू N2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी कि दोनों को काउंटेबल में रखा हुआ है। कंसिडरेशन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेल की भी रखी हुई है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फीमेल की भी रखी हुई है। वजह क्या है कि मैं U2 आसानी से निकाल लूँगा, U फीमेल जो है स्टैटिस्टिक का वो आसानी से निकल के आ जाएगा। बात क्लियर। तो यहाँ पर तुम्हारे पास U1 U2 आया, और यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, जो हमने लास्ट में स्लाइड में देखा था मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू में तुम्हारे पास तुम्हें U स्टैटिस्टिक्स निकल के आ जाएगा कि ये तुम्हारे पास आ रहा है 5280435। अब मुझे बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब ये तुम्हारे पास मिन वैल्यू है तो मैक्सिमम तुमने कहीं पर अभी देखी थी, वो कहाँ पर देखी थी, कौन से रिजल्ट में देखी थी, कहाँ आ रही थी हमारे पास, जो हमने यहाँ पर ऊपर रिजल्ट निकाला था। देखो यहाँ इस रिजल्ट में कोई U स्टैटिस्टिक जो मैंने बोला था कि यहाँ W से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वो क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू ये थी। तो वो जो U2 की वैल्यू होगी वो इसी से मैच कर रही होगी। सही, तो वो उसने इनडायरेक्टली तुम्हारे पास यहाँ पर तुम्हें ये निकाल के दिया हुआ था, तो वो हमने देख लिया कि यार बैकग्राउंड में किस तरीके से कहानी चल रही है, तो वो वही चल रही है। और इसको क्यों देखा जा रहा है, तुम्हारे पास तुम्हें एक सवाल आएगा ना जहन में, सवाल आना चाहिए कि यार मिनिमम वैल्यू आ रही है, एक की छोटी आ रही है, एक की बड़ी आ रही है, और हम फेल टू रिजेक्ट दे रहे हैं। हम नल हाइपोथेसिस में क्या कर रहे हैं, उसको फेल टू रिजेक्ट बोल रहे हैं कि यार बराबर है। तो यह क्या हो रहा है, तो तुम लोगों ने वो सवाल ही नहीं किया कि भाई यहाँ पर एक सवाल ये चीज़ है, तो ये क्या है, उसका रीज़न क्या है कि भाई जो छोटी वैल्यू होती है
ये किस काम आएगी? ये पी वैल्यू को इंटीग्रेट करने के लिए काम आएगी कि भाई यहाँ पर ये जो पी वैल्यू आ रही है उस क्रिटिकल वैल्यू के बिहाफ पे पी वैल्यू को देख के फिर तुम रिजल्ट जस्टिफाई करोगे। बात क्लियर है? तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से वो जो बैकग्राउंड में काम हो रहा है ना, ये काम कर चुका था, वो यहाँ हो चुका है। जो तुम प्रिंट ये निकाल रहे हो, टेस्ट रिजल्ट जो निकाल के रखा हुआ है, मेमोरी में सेव हुआ हुआ है, उसने वो यही किया है यहाँ पर। लेकिन तुम्हें बैकग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन ये पता चल गई कि यार बैकग्राउंड में वो क्या कर रहा है और मिन वैल्यू को फोकस क्यों करता है। तो यहाँ मैन विटनी में एक चीज़ याद रखो कि भाई मिन वैल्यू को इसलिए फोकस करता है कि भाई उसको पी वैल्यू के लिए ये चीज़ चाहिए होती है एज अ प्रूफ। सही, तो वो फिर पी वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। सही, तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारी बैकग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन भी तुम्हें नज़र आ गई कि यार इस तरीके से हमें क्या करना है, रैंक्स अगर बन रहे हैं तो वो ऐसे बनेंगे रैंक। सही है, क्लियर है? तो यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करो।